के वो शब्द शास्त्र की जगह अर्थशास्त्र में कैसे जा सकता है। तो कद्री में कल्याणी अक्का कहते हैं आंध्रा में। आ, वो दिनेश अक्का अन्ना है, जो मतलब वहाँ 30 साल से रह रहे हैं। ये साइंटिस्ट कपल, एंटरप्रेन्योर कपल की तरह आप इनको सोच सकते हैं। जो उड़ीसा मिलेट्स मिशन की रेसिपी थी वो भी कल्याणी अक्का ने भेजी थी। और वो लोग गांव में रह के पिछले 30 साल से अ, इस पे शोध किया है उन्होंने कि मिलेट्स प्रोसेसिंग की मशीनें कैसे बन पाए। जैसे हमारे पास कॉटन तो बहुत सारा था, लेकिन कॉटन जब तक धागा ना बने, धागे जब तक व्यवस्थित ना हो, तब तक एक इंडस्ट्री नहीं बन सकती। तो अगर हमें अपना कई सालों का भुखमरी खत्म करना है, जो हम लोग बहुत सारा खाने को लोग आ गए हैं, जो हम सोचते हैं कि हम लोग अगर अ, कुछ बहुत बड़ा काम करेंगे तब हम बना पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर हम एक्सपोर्ट जो खाने का है, जो हम बहुत ज्यादा कम दाम में बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं, वो हम रोकें तो हर आदमी को 100-100 टन अनाज शायद दिया जा सकता है पूरे भारत में हर साल। तो अगर हम एक काम इसमें शुरू करना चाहते हैं, तो पर्माकल्चर की एक किताब है बिल मॉलिसन की, जो एक मुझे जो सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टेमिक स्टडी लगी है कि एक आइलैंड पे आप कैसे 100 एक की जगह 1000 लोग का सिस्टम, फूड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। ये करने के लिए वो कुछ एक शोध हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। कुमारप्पा जी के बारे में थोड़ा सा मेंशन करना चाहूंगा, क्योंकि हम साउथ में एकदम आ गए हैं। अ, वो गांधी जी के इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं। वो सीए थे, विदेश से पढ़ के आए थे, जेसी कुमारप्पा। और वो मतलब एकदम डेप्थ में समझाते थे कि कैसे जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें चीजें इकोनॉमिकली लिंक्ड थी। कि जो चटाई पे मंत्री बैठता था वो तालाब के उससे बनती थी, घास से। ताकि अगर तालाब को कुछ होता था तो वहां पे एक सिग्नल जाता था कि ये आप डिस्कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ना किसी इकोनॉमी टूट रही है। हमारा कल्चर देखा जाए तो एक छोटी छोटी चीजें हर त्योहार में भी लाई जाती हैं, जो कि अलग अलग घर से होती हैं, कहीं गुड़ कहीं तेल कहीं ये, जिससे कि हम चीजें शुरू करते हैं। आखिर में रुकने के बाद मैं एक प्रेजेंटेशन आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें कि इकोसिस्टम जो है पूरे में अलग अलग प्रकार की, जैसे कहीं पे पानी पे बहुत अच्छा काम हुआ है, कहीं नारियल के लड्डू के थ्रू संस्थाएं गई हैं जिससे 50-100 महिलाओं का डे टू डे इनकम हो रहा है। कहीं पे कुछ टेक्निक्स हैं जो कि हिमाचल हिमालय के जल स्रोतों को रिवाइव करने की हैं, और पुराने जो पेड़ हैं उन लगाए जाए अगर, जहाँ जहाँ झरने और स्रोत हैं तो वो रिवाइव हो जाते हैं। तो इन सब काम को व्यवस्थित और संगठित कैसे किया जाए ना, क्योंकि बाकी तो सक्सेस गिर जाएगा, लेकिन जिसने अपने घर में गांव में अनाज तालाब और ये सब अच्छे से किया है, कहते हैं कि ईश्वर उसका साथ देगा और वो फिर से उसको मौका मिलेगा पूरी मानवता को रिस्टार्ट करने का। अनूप से पूछा गया कि कैसे किया जाए, ये काम बहुत बड़ा है। ना हमारे पास मतलब काम तो छोड़िए, हमारे पास तो काम की पूजा करने के लिए भी साधन नहीं है। तो वो कहते हैं कि देखो, हो सकता है तुम्हारे पास आटा ना हो, गुड़ ना हो, घी ना हो, कढ़ाई भी ना हो, आग भी ना हो, लेकिन शास्त्रों में कहते हैं कि एक चुटकी भर जीरे से भी ब्रह्म भोज हो सकता है। हाँ, हमारी। तो अगर बहुत एक मिनिमल डॉलर की जगह रुपी के नेटवर्क की सोचा जाए, ये सोचा जाए कि कंज्यूमर से फार्मर डायरेक्ट लिंकेज हो जाए, हमारी संस्थाएं उसके बीच में ना आए, और ये हो कि वो कहानियों के साथ भी लोग जुड़े, सिर्फ सामान के साथ ना जुड़े। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो बैंगलोर में हैं, जो कि यूपी के किसी जिले से हैं, और अगर उन्हें एक जिले का मैप मिले जहाँ पे जैसी बातें हम लोग हर शाम को यहाँ इस मंच पे कर रहे हैं, हर जिला पंजाबी में, तेलुगु में, मलयालम में अपनी अपनी बातें रखे, जो प्रदेश हैं वो एक क्वार्टरली लेवल पे आपस में मिले, तो ये रिकॉर्डेड कॉल्स के माध्यम से एक ऐसा जीवित डेटाबेस बनाया जा सकता है, जिसमें कि ये जो काम हुआ है उसके बीच और आगे जो आना है उसके तालाब और पेड़ कैसे हो सकते हैं।
ये जो मंच है, ये मंच उन चिड़ियों का काम कर सकता है कि तैयार बीज को एक पानी भरे तालाब के बगल में छोड़ देता है, उससे उसके 100-200 गुना चांसेस बढ़ जाते हैं उस बीज के आने के लिए। अ, और सर बस यहीं मैं थोड़ा सा और विराम लेना चाहूंगा अभिषेक जी। मुझे लगता है कि सारे आयाम की बातें की मैंने, लोगों के जरूर प्रश्न होंगे, तो आप जैसा आगे बताएं। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी। जी, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंटेशन दिया मिलेट इकोसिस्टम पर। काफी सारे प्रश्न साथियों के हैं, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि बारी बारी से प्रश्न करें कि ये मिलेट मिलेट आधारित व्यवस्था को पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है। उससे संबंधित जो भी प्रश्न, जो भी सुझाव या जो भी अपने अनुभव हैं, वो आप साझा कर सकते हैं, अपना हैंड रेस कर सकते हैं या सीधे अनम्यूट करके बात रख सकते हैं। जी, मैं नाम लेना चालू करूं क्या सबसे? नमस्ते। मैं महाराष्ट्र से डॉक्टर सुभाष नालांगे हाँ, बोल रहा हूँ। अभिषेक ने जो सारी बातें की मिलेट्स के बारे में, काम के बारे में, हर राज्य में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, आसाम में, उत्तर प्रदेश में, बेंगलोर में, कर्नाटका में, तो इन्होंने बहुत स्टडी किया है सारे प्रदेश का। और मेरे भी हर स्टेट में मेरे भी प्रोजेक्ट लगे हैं। बेंगलोर में भी लगा है, और राजस्थान में लगा है, यूपी में भी लगा है, महाराष्ट्र में तो बहुत सारे। मिलेट्स का काम अगर इंडिया में बढ़ाना है तो इसका बीज बैंक बनाना बहुत जरूरी है। हम 8-10 साल से इसका प्रयास कर रहे हैं। और अभी महाराष्ट्र में बहुत जगह मिलेट्स की बैंक प्राइवेट बनी है, और वहाँ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है, और क्रॉप का डेमो भी दिखाया जाता है। जैसा कृषि विज्ञान केंद्र है, उसमें सारे मिलेट का प्लांटेशन कर दे, और कृषि विद्यापीठ में भी मिलेट्स का प्लांटेशन कर दे, और शिवार फेरी निकाल के सभी किसानों को दिखाते कि भाई ये मिलेट है, इसका ऐसा ऐसा आता है। और बहुत सारी इसकी प्रक्रिया की मशीनरी जो है, उसका ऊपर का कवर निकालने की, वो भी कृषि केंद्र में, कृषि विज्ञान केंद्र में, केवीके में लग चुकी है। बहुत छोटी छोटी मशीनरी है, बड़े स्केल में भी मशीनरी है। जैसा मिलेट्स है, यहाँ प्रोडक्शन होता है, वो टाइप का मशीनरी भी लग चुका है। बहुत सारी मशीनरी आंध्रा और बेंगलोर से भी आती है, और बहुत सारी मशीनरी हमारे नागपुर में भी बनती है। VNIT में भी स्टूडेंट ने बनाई है। और मिलेट्स का प्रोपोगंडा होना बहुत जरूरी है कि इसको पानी कम लगता है, दूसरा समय भी कम लगता है, और अर्निंग भी ज्यादा हो सकता है किसान का, और लेबर भी कम लगता है दूसरे क्रॉप के हिसाब से। तो ये सारे, और ये ऑर्गेनिक बन सकता है, यानी खेती ऑर्गेनिक बन सकती है, और लोगों को अच्छा खाना भी मिलेट्स के माध्यम से ही मिलेगा। अभी दूसरा तो सब मिक्सिंग होता है, और बराबर नहीं मिलता। अभी मिलेट्स में मुझे लगता है कोई मिक्सिंग नहीं कर रहा है। अच्छा मिलेट्स मिल रहा है, और अच्छे लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो वो मिक्सिंग का भी बात इसमें नहीं आती। तो ऐसे सारे है। मेरी 13 कोऑपरेटिव महाराष्ट्र में मैं बना रहा हूँ, यानी मेंबर बन रहे 10-10, 11-11। तो सभी कोऑपरेटिव में मैंने मिलेट का डेमो लगाया है, डिस्प्ले लगाया है कि ये मिलेट यूज करो। और हर मिलेट का एक किताब भी रखा है,
जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट ने निकाला है, राहुल कृषि विद्यापीठ में भी निकाला है। तो अभिषेक जी की टीम जब 21 तारीख से 25 तारीख राउंड करेंगी, तो मैं राहुल कृषि विद्यापीठ में एक हॉल्ट रखा है उसका, और कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव में भी एक हॉल्ट रखा है। तो वहाँ ये सारा मिलेट का भी डेमो देखने को मिलेगा, और बाकी सारे क्रॉप का भी डेमो और क्रॉप अपने को देखने को मिलेगी। तो ये बहुत आज का जो चर्चा सत्र है, ये सभी के काम का है। और इसमें पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं आता। और ये सुनकर मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा आज। और ऐसी चर्चा होना चाहिए। और जो अपने को मिलेट्स को बड़ा करना है, तो मिलेट्स के बारे में भी ज्यादा चर्चा होना चाहिए। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद जरूर। डॉक्टर सुभाष, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अभिषेक जी, इस पे कुछ कहना है आपको, डॉक्टर सुभाष ने जो बोला? जी सर। एकदम सर, मतलब मुझे लगता है कि मिलेट्स एक वैसा, मतलब सिचुएशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जो उलझाव है, और उसको सुलझाना बहुत बड़ा काम है। कि किस धागे को पकड़ के खींचा जाए तो उससे ये पूरा काम आसान हो जाए, तो वो शायद मिलेट्स एक धागा है। क्योंकि जो एकदम रेनफेड फार्मर है, जिसके पास कोई फेंसिंग नहीं है, जिसके पास पानी का कोई बंदोबस्त नहीं है, वो भी वाटरशेड मैनेजमेंट और मिलेट्स के थ्रू एक डेयरी इकोनॉमी उन गांव में भी रिवाइव की जा सकती है। और सर ने जो बात कही सीड बैंक्स की, वो सीड बैंक्स बहुत जरूरी हैं। सबसे ऐसे भी मिलेट्स हैं जिनका, ज्वार हैं जिनका पॉपकॉर्न बनाया जा सकता है। पानी फाउंडेशन ने कई जगह 14 फीट 15 फीट हाइट के पुराने ज्वार के बीज बचाए हैं। कई बार हम देखते हैं कि ट्विटर पे ट्रेंड होता है कि एक आदिवासी दीदी हैं जिन्होंने 140 तरीके के मिलेट्स के बीज बचाए। तो होता क्या है कि वो बीज अभी जैसे एक न्यूज आती है, तो उसको एक्शन में कैसे लाया जाए कि जो एक 15-20 वहाँ के सीड बैंक है वो उसका एक सैंपल ले लें। कुछ लोग उसकी फंडिंग कर दें कि ये कैसे सैंपल वहां से वहां जाएगा। उसके बाद उन बीजों को और संस्थाओं तक पहुंचाए जाएं। तो इसके थ्रू ही मुझे लगता है कि भारत की जेनेटिक बीज डाइवर्सिटी को अगर नहीं बचाया जाएगा, तो मुझे लगता है कि कोई भी काम मतलब हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितना तंत्र है इंसान का बनाया हुआ, विज्ञान का बनाया हुआ, वो सारा 10 का 9, 9 का 8, 8 का 7 होके शून्य हो जाता है। मैं आपको कितनी भी अच्छी रोल्स रॉयस की गाड़ी दूं, वो एक 100 साल के बाद नहीं चलेगी। लेकिन अगर मैं आपको खच्चर घोड़े और ये बैल गाय दे दूं, तो फिर आप हजारों साल तक उनको चला सकते हैं, क्योंकि आईफोन से आईफोन निकलता है। यहाँ तक कि कबीर कहते हैं कि पेड़ पे देखो फल नहीं लगा है, फल से टंगा हुआ पेड़ देखो, और देखो पेड़ पे कितने पेड़ टंग रहे हैं, अगर देख पाओ उतना दूर तक। तो मुझे लगता है कि जो एक बायोटिक इंजीनियरिंग है, जो एक भूली जा चुकी है, जो एक वृक्ष आयुर्वेद वाला चीज है, जिसमें कि असली मशीन पेड़ है, जो कि 1 का 2, 2 का 10 कर सकता है। बाकी सारी बातें हैं वो 10 का 9, 9 का 8 ही होगा। अगर एक और चीज पे मैं जो भूल गया था, जिस पे फोकस करूं, अगर मिलेट्स इकोसिस्टम की बात की जाए, तो वो है स्टोरेज। कि जब तक एक किसान कहीं स्टोर नहीं कर पाएगा अनाज भारी मात्रा में, तब तक वो उस पे आगे काम नहीं हो सकता। अगर मैं किसी एक गांव की बात करूं, अगर बहुत जल्दी एक चित्र बनाया जाए, तो शुरू में हमारे पास हर गांव, हर घर, हर खेत से इतना अनाज निकल जाता है कि किसान का घर पूरा भर जाएगा। फिर भी शायद अनाज ज्यादा रहेगा। उस अनाज में 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर कीड़े लग जाएंगे, उसका दाम खराब हो जाएगा। तो उस डर के अंदर किसान नहीं बेचता है। मेरी एक मतलब मेरे घर में ही एक प्रचलन है कि जब बाजार 10 बज जाए तब हम जाएंगे सब्जी के लिए। जो मुझे लगता है उसी तरीके से है जिस तरीके से सारी ट्रेडर लॉबी रोक देती है मार्केट को, कि अभी 2 हफ्ता सड़ने दो अनाज, ताकि इसका दाम आधा हो जाए। तो बहुत सारे ये मतलब स्टोरेज को जब तक फिगर आउट नहीं किया जाएगा टेक्निकली, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। तो गांव में स्टोरेज कैसे होता था कि उसके अचार, उसके
अर्क, उसकी बाकी चीजें बना ली जाती थी। ये पूरा जॉइंट फैमिली साथ में मिलके उसको बनाता था। गांव का लेबर, 20 लोग पहले आदमी के घर जाते थे, फिर दूसरे के यहाँ जाते थे। ये जो सिस्टम्स थे, ये भी रिवाइव करने पड़ेंगे मुझे लगता है। सिर्फ एक खेती की पद्धति होगी लेकिन लोग नहीं जुड़ेंगे, या अगर सब चीज है बीज नहीं मिले, तो नासा का कोई साइंटिस्ट भी 2040 में कटहल का पेड़ बढ़ा करके नहीं दे सकता। वो सारे जो सूखे में 2050 के पेड़ हैं, वो भी 2030 में ही लगाने पड़ेंगे। तो ये बीज का काम है, जो कि एक बीज 10 बने, 10 से 100 बने, सही जगहों पे पहुंचे। वो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। छोटा सा एग्जांपल दूं राइस से, तो भारत में सॉल्ट टॉलरेंट राइस की भी कई सौ वेराइटीज हैं, जो कि धीरे धीरे 1995 से अभी तक 10 से 15 सेंटीमीटर सी लेवल बढ़ गया। तो हाइट में तो 10 सेंटीमीटर बढ़ा है, लेकिन इनलैंड एक्विफर्स में वो काफी अंदर तक आके सैलिनेशन हो गया है कोस्टल इंडिया का, सॉल्ट वाटर के थ्रू। लेकिन अगर इस जेनेटिक सॉल्ट टॉलरेंट राइस की वैरायटीज को अगर बढ़ाया जाए, तो जो कोस्टल कोलैप्स हो रहा है उस सिस्टम का, वो सॉल्व किया जा सकता है, और सिर्फ बीज के माध्यम से। तो बीज पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी, बट मुझे लगता है कि एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, नेचर का जो बीज है वो एक बहुत अनएक्सप्लोर्ड पद्धति है। और मार्स पे भी एक जो साहब जाना चाहते हैं, वो जब जाएंगे तो फिर उनको एक फसल के बाद दूसरी फसल के लिए नए बीज चाहिए होंगे। तो या तो उन्हें बीज बचाने पड़ेंगे, या तो उन्हें धरती पे फिर से रॉकेट भेजना पड़ेगा। उस दूसरी बार जब वो माइलेज कैलकुलेट करेंगे, तो फिर वो देसी बीज को मानेंगे, जो कि बीज से बीज, बीज से बीज की वो एक लॉ चलती रहती है समाज में। बोर्डिंग पास नहीं, टिकट है। जी। जी सर। बहुत सही। ये पूरी चर्चा चल रही है, इसमें देखिए लोगों में थोड़ा सा एक जिसे बोलते हैं जागरूकता, वो तो आई है, लेकिन उनको जो मिलेट से रिलेटेड चीजें, मिलेट्स उपलब्ध नहीं इतनी आसानी से। जो शुगर है, मोटापा है, इसकी जड़ जो हमारे डॉक्टर बताते हैं कि गेहूं और चावल भी इसकी एक प्रमुख जड़ में से एक है, प्रमुख कारण है। और साथ ही साथ जैसे कि हमारी गांवों में लोग बोलते हैं कि खेती करना बहुत महंगा होता जा रहा है, तो उसका एक ये उपाय है, पानी भी कम लगता है, समय भी कम लगता है, लेबर भी कम लगता है, ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब बिना किसी खाद और इन सब चीजों के उपयोग के भी उगाया जा सकता है। तो क्यों ना इस पे काम किया जाए, जो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा है, धरती के लिए भी अच्छा है, और सभी के लिए अच्छा है। तो ये जो मास अवेयरनेस है, तो मास अवेयरनेस के लिए जो हम लोगों का ये ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम है, उसमें मिलेट को हम लोगों ने सोचा है कि हम इसको जो है अपने प्राथमिकताओं में टॉप में रखेंगे, कि लोगों में कैसे जागरूकता आए और लोग इसके लिए काम करें। अभी तक 7 से 8 जगह लोगों ने कोऑपरेटिव खोलने को हामी दी है। तो उसमें भी हम लोग मिलेट का प्रोडक्शन हो, और फिर इसके बाद प्रोडक्शन ही ना हो, आगे का भी काम हो, प्रोसेसिंग भी हो और उसका कंजम्पशन भी हो, वो भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये जो मास अवेयरनेस का काम है, इस माध्यम से अलग अलग संगठनों और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के माध्यम से करने का प्रयास रहेगा। हमारे बीच में बहुत सारे और विद्वान हैं, तो मैं बारी बारी से अनुरोध करूंगा। जैसी उत्प्रीति जी, आपने एड्रेस किया है, फिर आपने एड्रेस किया है, फिर सुदेश दक्षिणा जी। पहले जैसी उत्प्रीति जी, अनम्यूट करिए और बात करिए। जैसी उत्प्रीति जी। हाँ सर, नमस्कार सभी को, सादर प्रणाम। अभी मैं अभिषेक जी की बात सुनी मिलेट्स पर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी नॉलेज दी उन्होंने। मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि उत्तराखंड की बात मैं कर रहा हूँ। उत्तराखंड में मिलेट्स का जो मेरे अपने मतलब बचपन में मैंने देखा था,
कि हमारे घर में एक मदिरा और मडुआ होता है, वो बहुत होता मात्रा में होता था। तो हमको जो है घर में गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी। तो मैं गेहूं और जो मडवे का जो रोटी बनती है वो इतनी पौष्टिक होती है जिसका कोई जवाब नहीं। तो लेकिन उस वक्त बच्चे थे तो हमको उसका एहसास नहीं था, तो हम उसको खाते ही नहीं थे। एक तो काला कलर होता था उसका। तो हमारे लिए फिर एक कहीं से ढूंढ डांट करके वो गेहूं का आटा लेकर के हमको एक रोटी गेहूं की मिलती थी। तो लेकिन वो धीरे धीरे गायब हो गया। अब मैं इतनी दुर्दशा हो गई। मुझे लगता है उत्तराखंड मिलेट्स के लिए सबसे बेस्ट एरिया है। और हमारे गांव में जहाँ मैं हमारा घर है वो है, वहां पर तो बहुत अधिक मात्रा में होता था मडुआ और मदिरा, दो चीजें हैं, और बाजरा। तो इसमें एक अब जो क्या उसका जो नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? ये नहीं है कि वहां पर पैदा नहीं हो पा रहा है, कारण इसका सिर्फ ये है कि जो 5-5 किलो राशन हर हर एक को फ्री मिल रहा है, और अगर घर के मेंबर हैं उनके खाने भर का हो जाता है, तो फिर वो काम क्यों करेंगे? तो सारे लोगों ने जो वहां पर रह रहे हैं, बाकी तो प्लाइन हो गया है, जमीनें बंजर पड़ी हैं, लेकिन जो घर में है उनको इतना मिल जाता है कि वो खाने के लिए उनके हो जाता है। और शाम को पीने के लिए भी वहाँ, क्योंकि आर्मी के लोग बहुत हैं तो उनको वैसे भी उसको कंसेशन रेट में मिल जाता है। तो काम क्यों करेंगे वो? तो लेकिन अगर हम कोऑपरेटिव के इस माध्यम से अगर हम उनको ले, खेतों को या गांव को लें, तो हम मुझे लगता है कि फिर हम एक पूरा उसको चेंज कर सकते हैं वातावरण को वहां के। तो मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि वो जगह भी सुटेबल रहेगी आपके, उसको भी दिमाग में रखते हुए हमें ध्यान देना होगा। नंबर दो बात अभी अभिषेक जी ने बताया था कि गोबर का जो फर्टिलाइज, जो उसके लिए जो खेतों को बढ़ाते हैं उसके लिए गोबर के लिए इन्होंने कुछ बताया था कि उसको खाद के रूप में डाला जाए। बहुत सही है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमने अग्निहोत्र ऐश का प्रयोग किया है, और हिसार यूनिवर्सिटी में इसमें 3 लोग स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं हमारे रिक्वेस्ट पर ही। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने हमको अपने यहाँ लैब में जो बड़े बड़े जो टेस्ट होते हैं उसको फ्री में कराने के लिए परमिशन भी दे दी है। तो इसमें जो है हमारे साथ एक उल्रिच बर्क हैं, जर्मन के प्रोफेसर साहब हैं, तो वो भी इंक्लूड है हमारे साथ। तो हम लोग ग्लोबल पर लेवल पर काम कर रहे हैं अग्निहोत्र पर। तो इसकी ऐश जो है बहुत ही यूजफुल है। विद इन, हमने तो पंतनगर यूनिवर्सिटी से भी एग्रीकल्चर से ये कहा था कि आप हमको 3 साल के लिए कोई जमीन दे दीजिए, या आप किसी साइंटिस्ट को अपने यहाँ से रिसर्च में लगा दीजिए, हम 3 साल में आपको फसल ऑर्गेनिक पैदा करके देंगे, और जस्ट डबल होगी उसकी। तो सर मेरा कहने का मतलब है, जो मैं कह रहा हूँ यह रिसर्च के आधार पर कह रहा हूँ मैं, इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और मिलेट्स के लिए चाहे कोई भी खेती हो, उसमें इस ऐश को अगर आप यूज करते हैं तो दुगनी ग्रोथ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गमला सिंपल सा ट्राई करके देख लीजिए, घर में 2 गमले लीजिए, उसमें एक में पेड़ पौधा लगाइए, दूसरे में आप मिट्टी साधारण, और दूसरे में आप मिट्टी के ऊपर ऐश डाल दीजिए अग्निहोत्र की, तो देखेंगे उसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया हो जाती है। बहुत जल्दी भी होती है और बड़ा भी होता है वो। तो ये आप स्वयं ट्राई कर सकते हैं। हमने तो इस पर बिमटा लैब से टेस्ट करा करके प्रमाण पाया है कि फलों में 80% अंगूर में हमारे पेप्टिसाइड 24 घंटे के अंदर खत्म हुए, मतलब उसमें लेस पाए गए जिसमें हमने ऐश डाली थी। और अगर ऐश का आप पाउडर को आप बिस्लरी में शाम को डाल देंगे और सवेरे उसको अगर छान करके पियेंगे तो अल्कलाइन हो जाता है। वो अल्कलाइन वाटर जो है आपके सारी जितनी भी अंदर की गंदगी है वो उसको वॉश कर देता है, तो वो भी आपके लिए यूजफुल काम करता है। इसके अलावा कई चीजों में आता है। अगर आप किसी टाइम इस पर विचार करें और मुझे मौका दें तो मैं इसके फायदे सब आपको बता सकता हूँ, और इसके माध्यम से भी हम अपने फसलों को, खानों को, और ये जो मिलेट्स हैं इसको, इस पर काम कर सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद जयश्री त्रिवेदी जी। ये जो आपका अग्निहोत्र पर रिसर्च है, इस पर हम किसी दिन आपसे टाइम लेकर जी आपसे इस पर प्रेजेंटेशन चाहेंगे, ताकि वो सभी को विस्तार पूर्वक पता यस चले सर, कि क्या काम हुआ है और इससे क्या क्या फायदे हो सकते यस हैं। सर, यस सर। आनंद, जी जी। आपने किया था, आनंद सिंह जी, और फिर इसके बाद सुदेश जी, सुदेश धन सेना जी। आनंद जी। नमस्कार सभी को। और अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। काफी डिटेल में बताया उन्होंने।
लेकिन थोड़ा सा फोकस नहीं थे मिलेट पे। हम लोग ये सोचे चलो मिलेट पे ही सारी बात फोकस रहेगी, लेकिन डिफरेंट वर्जन से वो एक तरह से एक माहौल क्रिएट किया आपने। मैं ये कह रहा हूँ अगर हम केवल मिलेट पे फोकस करें तो इसके 5-6 पार्ट होते हैं। पहला हो गया प्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद मान लीजिए हो गया प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, मशीनरी, ट्रेनिंग, और इसी तरह से और भी चीजें हो गई इसमें, स्टोरेज हो गया, या किसी तरह से मान लीजिए कि सीड प्रोक्योरमेंट। ये 3 4 5 6 चीजें हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी इसमें प्रैक्टिकल स्पेशलाइजेशन किस में, मतलब अगर हम लोग इसे स्टार्ट करना चाहें तो आप हमें किस रूप में सहयोग और किस क्षेत्र में कर सकते हैं? क्योंकि मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस हम सबको है, जो भी 40 साल से ऊपर के लोग होंगे उनको सबको मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस होगी। बस क्या है कि मिलेट्स का यूज कम होता चला गया इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई प्रोडक्शन करना भी चाहे तो उसके लिए मार्केट अवेलेबल नहीं। अभी थोड़ी अवेयरनेस ऐसी आई है कि लोगों के पास इतनी बीमारियां होने लगी हैं तो मिलेट्स की डिमांड हो गई, लेकिन मिलेट्स का जो प्राइस है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में कह के बेचा जाता है तो बड़ा महंगा आता है। तो एक तो इसकी उस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए कि सबके लिए सुचारू रूप से अवेलेबल हो और रिप्लेस हो जाए धीरे धीरे वो चीजें, जैसे मैदा हो गया, सूजी हो गया, इन चीजों का रिप्लेसमेंट होना चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा अगर हम लोग मान लीजिए कि प्रोडक्शन शुरू करते हैं, उसमें बुंदेलखंड का इलाका हो गया और उत्तराखंड का इलाका हो गया, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर मतलब और बाकी चीजों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो या तो वहां प्लांटेशन हो सकती है और या तो मिलेट्स हो सकता है। तो मेरे ये कहने का मतलब आपका इसमें किसमें स्पेशल सहयोग मिलेगा, बस यही पूछना चाहता था। जी आनंद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने सही बिंदु पे इशारा किया कि हम लोग को मिलेट्स पे फोकस्ड अब आगे क्या कर सकते हैं। तो मैंने सर एक शीट भेजी है कमेंट्स में, जो एक मिलेट इकोसिस्टम को मैप करने की कोशिश है, एक जिला एसआरएलएम लेवल से लेके एक किसान या एक डोसे इडली की दुकान जो हो सकती है। तो जहाँ इडली डोसा फॉर एग्जांपल आज चावल से बनता है, वो मिलेट्स में जा सकता है। या फिर जो बेकरीज हैं शहरों में, वो मिलेट्स की ब्रेड आज देखेंगे मल्टीग्रेन वाली, तो वो ज्यादा महंगी होती है नॉर्मल मैदा वाली से। तो कंज्यूमर अवेयरनेस डेफिनेटली एक पॉइंट है जहाँ से शुरू किया जा सकता है। तो सर इसका ना जनरली एक मैट्रिक्स बनाते हैं कि अगर जो संस्था आ रही है जो मिलेट्स पे कुछ करना चाह रही है, तो क्योंकि मिलेट्स के 20 आयाम हैं, अगर आप उगाना चाहते हैं किसी बीज बैंक से मिलिए, तो हम लोग एक बीज बैंक की लिस्ट साझा कर सकते हैं। जो भी मतलब आई थिंक पूरे इंडिया में आप लोग कहीं पे भी कर रहे हैं तो सीड बैंक से कनेक्ट कराया जा सकता है। दूसरा हो गया कि जहाँ पे आप ऑलरेडी मडुआ कर रहे हैं, जहाँ पे आपके पास एक 10 किलो पर डे प्रोसेसिंग के लिए मशीन चाहिए, या कहीं पे 100 किलो पर डे प्रोसेसिंग के लिए मशीन चाहिए, तो ये दोनों अलग अलग संस्थाएं होंगी। तो वो समझ के उन लोगों से कनेक्ट कराया जा सकता है। अगर कुछ लोग हैं जो पॉलिसी लेवल पे स्टेट को बनाना चाहते हैं, जैसे उत्तराखंड में भी बहुत अच्छा माहौल है उत्तराखंड मिलेट मिशन बनाने का, जिसमें कि राशन में और मिड डे मील्स में अगर मिलेट्स को इंक्लूड किया जाए, तो जस्ट बाय अ वेरी पॉइंटेड सर्जिकल एफर्ट आप काफी ज्यादा इकोनॉमिक रिवाइवल कर सकते हैं ऑफ द सप्लाई चेन। कि अगर कोई आप किसी शहर के किसी अपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं जहाँ पे कि 200 घर आपकी बात सुनते हैं, तो मे बी मिलेट की रेसिपीज पे कुछ कॉल्स कराए जा सकते हैं, उन लोगों से जोड़ा जा सकता है। कुछ एफपीओ एसएचजी, या पहले जैसे साहब ने बात की कि उनके 13 कोऑपरेटिव चल रहे हैं, तो वो कोऑपरेटिव जो मिठाइयाँ बनाते हैं मिलेट से या जो चीजें बनाते हैं, उनकी सप्लाई चेन को मार्केट कनेक्ट किया जा सकता है। आपने भी सर एक 10 बिंदु में बहुत अच्छे से इकोसिस्टम को मैप किया। तो मुझे लग रहा है एज अ नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि देखिए अगर हम किसी गांव की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो खेती सॉल्व करनी पड़ेगी। और खेती करना चाहते हैं तो बिना मिलेट्स के जो मेन पार्ट है खेती का, सिर्फ सब्जी से घर नहीं चल सकता, अनाज सबसे अहम चीज होती है, तेल से भी पहले है। तो वो एक सर मिलेट्स कैन बी द बैकबोन ऑफ द होल वर्क। और जस्ट मिलेट्स की जो 5 उंगलियां देखें तो किसान, खेत, खाना, घर, रहने की जगह, पानी की व्यवस्था, इसके थ्रू आप 1 लाख करोड़ 10 करोड़ लोग का वॉलंटियर सोच सकते हैं विदाउट एक्सटर्नल फंड्स। तो अगर एक बहुत ही लिमिटेड ऐसे सोचा जाए और एक मैप पे जितने साथी हैं, आप सब लोग बहुत वरिष्ठ हैं,
संस्थाओं से जुड़े हैं, एक नेटवर्क को साथ में लेके आए हैं। तो कहीं पे किसी की 100 तेल की जो मिल्स हैं, वो आज तेल का ही काम कर रही है, लेकिन उनमें बिजनेस सेंस है कि एक व्यवसाय को कैसे चलाना है। तो अगर उनके थ्रू मिलेट्स का काम किया जाए उस एरिया में, तो वो थोड़ा अच्छे से होगा। वो लोग को ऑलरेडी टीम वर्क, डिसिप्लिन और फाइनेंस की चीजें पता है। तो सर, संक्षेप में बोलूं तो अगर जो संस्था आ रही है, उनका शुरू होने का बिंदु जहाँ है, उसको थोड़ा फिल्टर करके फिर एक 10 दरवाजों में से एक में भेजा जा सकता है कि आप इनसे मिलिए, उनसे मिलिए। मेरी पर्टिकुलर सर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, मैं खेती तो नहीं करता हूँ। एक्सपेरिमेंटल पे करता हूँ, एक 10-5-2 एकड़ में। लेकिन वो कोई ऐसा क्रेडिबल काम नहीं है सर मेरे इकोसिस्टम में। बट लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, तो किसी न किसी से कनेक्ट कर सकते हैं सर, अगर मशीन चाहिए, बीज चाहिए, या नॉलेज चाहिए किसी स्टेप के लिए। थैंक यू। सुरेश जी। हेलो। हाँ सुरेश। हेलो। हाँ, सभी को नमस्कार। मैं सुरेश डनसेना छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा 2-3 साल हो गया, 3 साल हो गया इस बार कर को लेकर के, तो मिलेट पे हल्का फुल्का हम लोग भी काम कर रहे हैं। इस पे सबसे ज्यादा मेरे को एक परेशानी आ रही है मिलेट पे। हम तो खेती कर लेते हैं यहाँ पे, लेकिन यदि इसका हार्वेस्टिंग के टाइम आता है, तो आज की स्थिति में मशीनरी युग में सारे लोग चाह रहे हैं कि हमारे इस छत्तीसगढ़ में धान का ज्यादा खेती होता है, तो सारे चीज के लिए हार्वेस्टर आ चुका है। लेकिन आज की स्थिति में हाथ से कोई मिलेट को काटने के लिए सबसे बड़ा एक हमारे पास चैलेंजिंग होता है, उसको हाथ से या फिर रीपर से आप काटो। दूसरा होता है इसका मिजाई का बड़ा एक ये होता है कि पहले जमाना में हम जो बैलन वगैरह होते थे या फिर ये करके आदमी मानव श्रम से काम करता था, तो वो सारे चीज हंसते खेलते बहुत सारे लोगों के टीम करके वो लोग कर लेते थे। लेकिन आज की स्थिति में वो भी एक मेरे को बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग लगता है कि उसका हम मिजाई के लिए, क्योंकि मैंने इसके लिए भी बात किया थ्रेसर वगैरह के लिए, तो जो उसके लिए अलग से कोई थ्रेसर उस टाइप से नहीं है करके, तो उस पे मैंने एक ये चीज बोला कि जो सरसों के जो दाने होते हैं वो निकल जाए, उस टाइप से मैंने एक बोला है एक वेंडर को कि उस टाइप से, ताकि मैं उसमें मिलेट का मैं थ्रेसिंग कर सकूं। तो उसका जो नेट होता है, जाली होता है, ये एक मेरे लिए इस बार जुगाड़ कीजिए, ताकि मेरे जो फार्मर हैं उनको एक मिजाई करने के लिए आसानी होगी। तीसरी बात एक चीज है कि हम यदि उसमें से डायरेक्ट हम उसको अनाज का है उसको हम उपयोग नहीं कर सकते जब तक उसकी ऊपरी छिलका नहीं निकालेंगे। तो पहले जमाना में था हमारे छत्तीसगढ़ में ढेंकी बोलते थे, लकड़ी का बड़ा सा ये रहता था, उसको पैर में चला करके उस टाइप से उसको कुटाई करके उसको छिलका निकालते थे। जाता बोलते थे, मिट्टी का एक ये रहता था, उसमें इसी का मिलेट की जो छिलके रहते थे उसको एक करके उसको बनाया जाता था, दोनों ऊपर और नीचे भाग को उसको घुमा करके निकाला जाता था। तो ये सारे मेहनत आज के लिए कोई करना नहीं चाहते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसका जो ग्रेडिंग मशीन हो, इसका जो फिर छिलका निकालने का हो, फिर उसका पाउडर बनाने का हो, इस पे हम काम करें करके। तो ये सारे चीज सिस्टम देख रहे हैं। तो आज की स्थिति में मेरा छत्तीसगढ़ में मैंने ये किया है कि ये सारे चीज मशीनरी जब तक हमारे पास नहीं आ पाएंगे, प्रोसेसिंग तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे, तो लोग बाग मानव श्रम से पहले जितना करते थे उतना आज के जो यंग बैच के हैं या जो बुजुर्ग लोग तो थोड़ा बहुत मिलेट पे इंटरेस्ट ले देते हैं, लेकिन यंग बैच के लोगों को इस पे आप परिश्रम करने के लिए बोलोगे तो वो दूर भागते हैं। ये मेरा ये 3 साल में मैं जो इस पे लिए काम कर रहा हूँ, इसके लिए ये मेरा अनुभव है। मैंने कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी प्रयास कर रहा हूँ कि इन सारे चीज को मशीनरी से मैं जोड़ूं और इन लोगों को मैं मशीनरी उपलब्ध कराऊं ताकि मेरा एरिया प्रोडक्शन बढ़ जाए। इसके लिए भी मैं हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे मिलेट पे काम कर रहे हैं, उन संस्थाओं से, कृषि विज्ञान केंद्र से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और उन लोगों को भी सपोर्ट मेरे को मिलता रहा है। तो एक प्रयास है मेरा
और कोशिश जारी है। और अभिषेक जी से मेरा एक अनुरोध है कि हम लोग मेरे पास कोदो, कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, कंगनी, हरी कंगनी, ये सारे चीज मिलेट का मैं करवा रहा हूँ। यदि आपके पास इसकी और इसके अलावा और कुछ वैरायटी हो तो हमें उपलब्ध कराने का कष्ट करें। हम आपको कैसे संपर्क कर पाएंगे, हम तक कैसे आप भेज पाएंगे, कुरियर के माध्यम से हो या जो भी माध्यम से कम थोड़ा बहुत हम भी उस चीज अन्य मिलेट को हम शुरू करें और हम उसको आगे बढ़ा सकें। जी धन्यवाद। सुभाष जी और अभिषेक जी, दो लोग जवाब देंगे। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी और अभिषेक जी। हाँ सर, सूरज जी को अपन फॉक्सटेल, सफेद व्हाइट फॉक्सटेल, फॉक्सटेल मिलेट भेज सकते, रेड मिलेट भेज सकते, रेड फॉक्सटेल दोनों भेज सकते। और रायपुर मेरे से 300 किलोमीटर दूर है, नागपुर से। और सुरेश जी को जो जो मशीनरी का प्रॉब्लम है, वो भी 75-80% साल हम नागपुर से कर सकते। इतना काम हम कर सकते। मेरा नंबर मैं सूरज जी को भेज देता, या आप उनको मेरा नंबर भेज दो। जी सर, नंबर मेरे को भेज दीजिए। हाँ, भेज देता। और छत्तीसगढ़ का पूरा सर्वे मैंने किया है। मेरी जी एक कंपनी है छत्तीसगढ़ में, वीएनआर। मैं उनका हाँ, सलाहकार सर हूँ। वीएनआर कंपनी। हाँ, नारायण हाँ चावड़ा जी का मैं सलाहकार हूँ। जी और जी मैं, हाँ, और मैं राजनांदगांव भी आता, मंजीत भाई के पास भी। हाँ हाँ राजनांदगांव भी आता, और रायपुर भी आता। मैं ज्यादा तो नागपुर रहता। हाँ, हाँ हाँ। 8-10 दिन नागपुर रहता मैं। अच्छा, और रायपुर नंबर जी आपका वीएनआर का। हाँ, पीएनआर का मैं एडवाइजर हूँ 20 साल से। जी जी। सर आपका कांटेक्ट हम्म। नंबर बताएंगे? हाँ, मैं भेज देता इस पे, बताइए, मैं नोट कर ले रहा फॉर्मेट हूँ। में डाल। 9028489824। 9028 48 48 98 98 24। 24। ओके सर, थैंक यू। हाँ हाँ। और हाँ फॉक्सटेल मिलेट जो है, वो जी। ज्यादा जल्दी आ जाएगा। वो थोड़ा लेबरलेस भी है, और वो हार्वेस्टर के द्वारा भी निकाल सकते हैं आप। और अच्छा उससे जिलाबी जैसा प्रोडक्ट है, मैदे को लेस करके फॉक्सटेल की जिलाबी सबसे अच्छी और कुरकुरी बन जाती। ये भी इसका उपयोग इसमें हो जाता है पूरे इंडिया में। जी उसका सीड मैं आपको भेज देता। अभी आपके पास लैंड है तो आप लगाओ, जी जी जी। कोई दिक्कत अभी तो नहीं। सर मैं 15 दिन तक और इसका सेविंग वगैरह कराऊंगा, 15 दिन के बाद फिर नहीं नहीं करूंगा, है ना? हाँ, तो भेज देता मैं। 15 दिन के हाँ अंदर आ जाएगा। रायपुर में एड्रेस भेज हाँ दो मुझे नंबर पे। जी मैं कल जी सुबह जी ही कुरियर कर देता जलगांव से। जी 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 सर। और रागी का भी एक ब्रांड है मेरे पास, अच्छा, वो भी भेज देता आपको। कुटकी जी का भी जी एक अच्छा ब्रांड है मेरा, मैंने मेरे अहिल्या नगर में बनाया है, जी म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्र में। तो वो भी जी थोड़ा सैंपल आपको भेज देता मैं। जी आप जी जी थोड़ा सा मेरे, सैंपल मैं उसको डिमॉन्स्ट्रेशन करके फिर अलग से मैं उसको मैं बढ़ा दूंगा सर। आप बढ़ाओ बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। और सीड है ना, अलग अलग स्टेट से मंगाओ और जी अपने जी स्टेट में उगाओ, और वो जी सारे स्टेट में भेज दो। ये हम 15-20 साल से ऐसा प्रयास कर रहे हैं। जैसा उत्तराखंड की कुटकी हमने लाया, वहाँ के जो जो चीजें मिलती वो लाया और यहाँ लगाया, और यहाँ की हमने उत्तराखंड में लगाया, तो यील्ड भी बढ़ जाता है, और प्रोडक्शन भी क्वालिटी आता है। और अच्छे म्हणजे क्रॉप बहुत अच्छा आता है। अरे, जो जहाँ का बीज है वहां का न यूज करे, आप दूसरे स्टेट का यूज करें। जैसा कर्नाटक का मिलेट्स है, कर्नाटक जी से मिलेट से कुछ चीजें हैं वो बहुत अच्छे हैं खाने के लिए। और कुछ चीजें महाराष्ट्र की अच्छे हैं,
उत्तराखंड की तो सबसे अच्छी है। और रायपुर छत्तीसगढ़ यानी वो बेल्ट भी अच्छा है, क्योंकि जबलपुर एमपी का जो पार्ट है, जबलपुर और डिंडोरी, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में तो कुटकी यानी वर्ल्ड में एक नंबर की बन जाती, ऐसी कुटकी है वहाँ, डिंडोरी की। और डिंडोरी से भी मैंने कुटकी लगाई है, उसका भी प्रोडक्शन मैंने लिया है। डिंडोरी के बराबर प्रोडक्शन पश्चिम महाराष्ट्र में आ गया। धन्यवाद। जी सर, थैंक अभिषेक यू सर, जी थैंक यू। आप सुरेश जी को कुछ मार्गदर्शन जी। देंगे? जी। जी सर, मुझे लगता है कि मार्गदर्शन जितने जल्दी सर कुरियर कर देंगे मैं पीछे ही छूट जाऊंगा। तो सर ने दे ही दिया है, लेकिन चीजें ऐड करना चाहूंगा। मैंने दिनेश साहब का नंबर भेजा है, जो अर्थ 360 करके एक संस्था चलाते हैं। मशीन सर आप खुद से एक्सपेरिमेंट मत करिए, क्योंकि कई लाख का R&D का खर्चा हो जाएगा। उससे कम में इनकी मशीन्स आ जाएंगी। मेरे पूरी बहुत गहरी समझ नहीं है, बट एक 7 से 8 कदम होते हैं जो आप बता रहे थे, कि उसका ग्रेडिंग, हलिंग, डीहस्किंग, पॉलिशिंग और वो सब करके। तो वो लोग एंड टू एंड मशीन्स, 3 स्टेज मशीन्स देते हैं। हर मशीन 2 से 3 काम कर लेती है। उसकी जाली बदल के आप अनाज, मतलब एक मशीन छह छह तरीके के मिलेट्स में भी काम कर लेगी। तो और उसमें जो बेल्ट होती है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें आप गांव की रिपेयर कर सकते हैं। हल्की मशीनें हैं, सिंगल फेज में चल जाएंगी। रिपेयर और उसका वो सपोर्ट दे सकते हैं आपको। तो आप दिनेश जी से बात कर सकते हैं। सर भी आपको मिलवा ही देंगे, नालंगे साहब आपको, मतलब जो बाकी मिलेट के मशीन प्रोवाइडर्स हैं उनसे। बीज बैंक सर, मतलब उसमें थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि बाकी साथी भी जहाँ पे भी हैं, आप अपना बायो रीजन देखें। कि आपके यहाँ पे अगर खारा पानी है, तो बाकी खारे पानी वाली जगहों के मिलेट्स के बीज मंगाइए। अगर आप पहाड़ों में हैं और वहाँ पे ऐसी मिट्टी है, तो बाकी पहाड़ों जग के मिलेट्स मंगा सकते हैं। ज्यादातर राजस्थान और तमिलनाडु के जो बीज होंगे, वो फ्यूचर प्रूफ हैं थोड़े से, क्योंकि वो कम पानी में आना सीख चुके हैं। बाकी जो बहुत बड़ा आता है लेकिन पानी ज्यादा चाहिए, वो मे भी कमर्शियली 5-7 साल चले हमारे साथ। लेकिन उसके बाद वो पपीते का बीज उतना नहीं चल चल पाएगा जितना खजूर का चल पाएगा। तो धीरे धीरे आप सब मतलब ट्राई कर सकते हैं कि एक छोटे ब्लॉक में 1-2 किसान के लेवल पे भी अगर 3 साल काम किया जाए, तो एक उस पूरे बायो रीजन के लिए एक सीड बैंक बनाया जा सकता है। एक सीड बैंक के 5 से 6 उंगलियां हैं, जिसमें अनाज हो गया, सब्जियां हो गई, तेल हो गए, ये सारे स्पाइसेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। ऐसा करके अब हर के अंदर हर सीजन में वैरायटीज होती हैं। तो अगर आपका कोई आश्रम है, तो वहां पे अगर सीड बैंक आप बना रहे हैं, तो ये भी देखिए जैन फेब मार्च के कौन से 2 4 5 फल हैं। हर फल के अंदर अर्ली सीजन, लेट सीजन वैरायटीज होती हैं। कुछ जामुन होगी जो सीजन के 1 महीने पहले आ जाएगी। नीलम आम है जो, तो आम भी देखे तो फरवरी से लेके सितंबर तक चलता है। तो आप अगर सिर्फ अल्फोंसो लगाएंगे तो एक बार आके खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई वाले आम भी लगाए जाएं, अगस्त सितंबर वाले भी लगाए जाएं, तो फिर थोड़ा ज्यादा स्पेक्ट्रम कवर कर सकते हैं। ये हम तभी तक कर सकते हैं जब तक हमारे पास नीलम के बीज हैं, जिनको 5 बिलियन साल लगे हैं। मुझे लगता है नालंगे सर ने भी सीड्स, और उनके पहले भी एक साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि बीज सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो मुझे भी लगता है कि ये काम अगर हम लोग करेंगे, तभी आगे वाली जनरेशन के पास चांस भी रहेगा। क्योंकि एक बीज सबसे इफेक्टिव मशीनरी है, जो 10 लीटर की जगह 1 लीटर माइलेज में आपको फल बना के दे रही है। वो थोड़ा अनएक्सप्लेन्ड, अनअंडरस्टूड है। हाँ, दूसरा एक और चीज आप कर सकते हैं कि कभी भी मिलेट्स को अकेले ना उगाएं। एक नवधान्य या 18 फसलों को साथ में उगाया जाता है। जो भी पूजा होती है, तो उसमें जो 9 ग्रह बनाए जाते हैं, तो वो जो दालें उसमें डाली जाती हैं, वो पूरे बायो रीजन टू बायो रीजन चेंज हो जाते हैं। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश से उत्तराखंड जाएं, तो वो दालें चेंज होती हैं, लेकिन जहाँ की भी आपकी पूजा है, वो दालें 9 उठाइए। उनके 2-2 3-3 किलो मिक्स करके, उसके साथ मिलेट्स मिक्स करके अगर आप स्प्रे करेंगे, तो आप देखेंगे कि कम पानी में भी मल्टी लेयर फार्मिंग के मॉडल में वो मिक्स होके अच्छे से आ जाएंगे। बाकी अगर आप और बीज बैंक से जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने अपना नंबर भी सर आपको भेज दिया है।
मैं कोशिश कर सकता हूँ आपको कुछ लिस्ट भेजने की। अभिषेक भाई, जी सर, प्रणाम। जी। आज सारा ज्ञान कर लेगा अन्य तो कब साथी चलेगा वो तो। अभी दो साथियों ने हैंड रेज किया हुआ है। तो प्रीति जी वो प्रश्न कर चुके हैं। प्रदीप जी, प्रदीप जी। ओम राम अभिषेक जी भाई साहब और सभी बड़ों को प्रणाम। आज थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ गई थी मौसम खराब होने से, मेरे को आवाज नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कोई कार्यक्रम सुन नहीं हुआ, क्या हुआ, तो उसके लिए। और मैं तो भी सुन नहीं पाया, फिर भी अभिषेक भैया की काफी बात मेरे को बहुत बढ़िया मार्मिक लगी। और आनंद सिंह जी की बात से थोड़ा सा कंटिन्यू आगे कर रहा हूँ। आनंद सिंह जी ने कहा था कि जैसे मेरे बुंदेलखंड एरिया है, और जैसे उसको मान लो कोई दूसरा एरिया ले लो, चाहे राजस्थान का ले लो, कोई भी ले लो, क्या उन एरियो में अपन चिंतन करके, और अभिषेक भैया ने कहा भी था कि आज के समय की मांग है कि उससे जैसे गेहूं और चावल वगैरह है जो आज बीमारियों के घर हैं, और उसके मोटे अनाज के प्रति या मिलेट्स के प्रति लोगों का रुझान बढ़े और लोगों को उसका जानकारी, तो क्या उस तरह का को प्रायोगिक रूप में स्वार्थ का, सबके स्वार्थ पूरे हों, वैसा कार्य बन सकता है क्या? वैसे वो अपने सुभाष नालंगे जी, अभिषेक जी भाई साहब, दोनों से मेरा प्रश्न था। उस एरिया में जैसे बुंदेलखंड एरिया के लिए आनंद जी कह रहे थे, उसके लिए आगे कंटिन्यू बोल रहा था। ओमर। अ, अ, अभिषेक जी जी। सर। सुभाष सर, आप बात करना चाहेंगे? बुंदेलखंड में हो सकता है। मिलेट्स में सभी मिलेट्स के एक दो टाइप तो बुंदेलखंड में बन जाएगी। अ, सर, एक नेशनल लेवल सीड बैंक है, उसके एक साहब हैं, उनका नंबर भी मैं आपको भेज सकता हूँ प्राइवेटली। वो बता रहे थे कि बुंदेलखंड में इंडिया की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है शायद, बाय सम रिकॉर्ड्स। तो बराबर। आप डेफिनेटली इस काम को कर सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग अपने अपने इलाके अगर बताएं तो उन इलाकों के सीड बैंक्स की एक लिस्ट साझा की जा सकती है, जो मुझे लगता है आगे भी लोगों को जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब तक हम गांव की समस्या सॉल्व ना करें तब तक भारत की समस्या सॉल्व नहीं होगी। और खेती जब तक सॉल्व नहीं होगी तब तक गांव में कुछ भी एक प्रयोग होगा तो वो होने का ही होगा। और फार्मर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन सर, जो मुझे सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मिला है, आप कुछ भी उगाना चाहें, मिलेट, सब्जी या फ्रूट प्लांटेशन, तो एपीसीएनएफ करके संस्था है। टी विजय कुमार सर हैं, जो पहले स्पेशल चीफ सेक्रेटरी नेचुरल फार्मिंग एडवाइजर टू आंध्रा सीएम थे। और आरवाईएसएस करके संस्था है एपीसीएनएफ की, जो रजिस्टर्ड संस्था है। वो गवर्नमेंट एसआरएलएम का इक्विवेलेंट है आंध्र प्रदेश के लिए। तो वो लोग जो मॉडल में काम करते हैं, कभी विस्तार से मैं और डॉक्यूमेंटेशन भेज सकता हूँ। बिना पानी बिना खाद के आप खेती कैसे कर पाओ बिना लेबर के, तो इस पे उनके बहुत अच्छे प्रयोग हैं। जिससे कि जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, या जहाँ भी 20 किसानों को एक साथ कहीं जोड़ा जा सकता है एक पॉकेट में, तो 20 किसान अगर साथ में आते हैं तभी हम लेबर की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। जब हम उन किसानों को साथ जोड़ना चाहते हैं तो सारे कार्यक्रम शाम को किए जाएं, वहाँ खाने की व्यवस्था हो, तो किसान के महिलाएं भी जुड़ पाती हैं। ज्यादातर महिलाएं किसान महिलाएं हैं। जो हम सोचते हैं कि किसान पुरुष हैं, या पुरुष किसान ज्यादातर बाजार तक ले जाते हैं फसल को और मेहनत वाला काम करते हैं, बट डे टू डे महिलाएं ज्यादा जुड़ी रहती हैं कृषि वाले प्रोग्राम के साथ। तो आप जिस स्टेज पे हैं, कि अगर आप इस स्टेज पे हैं कि आपके साथ 300 किसान जुड़े हुए हैं, 200 एकड़ जमीन है, यहाँ पे आप करना चाह रहे हैं, तो बीज भेजे जा सकते हैं। अगर आप शुरुआत में ये करना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसे 200-300 और किसानों को कैसे जोड़ें, तो कुछ और लोग हैं प्रदान जैसी संस्थाओं में जो कि ये समझते हैं कि गांव को कैसे जोड़ा जा सकता है, बात कैसे शुरू की जाए। तो वो चीजें भी सर हम कर सकते हैं कि एक बुंदेलखंड या एक कच्छ या एक सहारनपुर या एक उत्तराखंड का कोई जिला, यही एक रिपीटिंग माइक्रोकॉज्म होगा सर, जो हम लोग अगर बनाना सीख गए तो किसी भी एरिया में एक जो सर ने बहुत शुरू में 10 पॉइंट में मिलेट इकोसिस्टम को कवर किया था, वो 10, 10 के 10 में 5-5 भाग होंगे।
और उसके अंदर हम लोग जिले लेवल पे मिलेट्स की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस ग्रुप में टूल किट की तरह बना सकते हैं सर। जी। प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी, आप कहाँ थे? आप बाबा जी के साथ गए हुए थे? थोड़ा सा इधर भी वहां से जो मिला हुआ ब्लेसिंग्स है वो ट्रांसफर करिए। संजय जी, प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा। जी जी जी, नमस्कार। मैं पता है क्या करने लग जाने का, अभिषेक ने बिना मेरे आपकी आवाज साफ नमस्कार नहीं आ रही है, अभिषेक थोड़ा तेज करना। बोलिए। अच्छा, अभी जी आ रही है? जी, अब आ रही है। हाँ, सभी को राम राम सलाम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ओह, अरे बताओ भाई, कैसे हो? ओके, ग्रेट। सो यार, मैं तो आप सबको बहुत मिस कर रहा हूँ, पर क्या है कि रामदेव जी के गुरु जी आज मिल गए। मतलब मैं मिलने ही आया था। सवेरे ट्रेन में अभिषेक भैया और दूसरे भाइयों से बात हुई थी, तो मैं यात्रा में था। उसके बाद संपर्क कट गया। एक सवेरे हम मीटिंग करते हैं दूसरे उद्देश्य से, शॉर्ट ग्रुप है कि कुछ और goal है। तो एनीवे, यहाँ पे बहुत अच्छी मुलाकात रही है, और ये देश में व्यापक नेटवर्क बनाने के संदर्भ में है। जो वो गुरु जी हैं, वो बहुत समय से संस्कार का गुरुकुल तो चलाते ही हैं। और मैं तो खैर मजाक में ही से ही अपने प्यारे अभिषेक बेंगलोर वाले जैसे कह रहा था कि तो हमारे लिए छोटा भाई भी एक बालक की तरह से है, और इतना ज्ञानवान है कि मतलब मैं तो सार नहीं बताऊं। मैंने कहा सारा ज्ञान आज ही उड़ेल दोगे तो अगली बार फिर कैसे हुई। और मैं किसी का और सुनूं ना सुनूं, इनकी पूरी रिकॉर्डिंग सुनने वाला हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गुरु आदमी है, ध्यान है इसके पास में। और मैं तो सच में ध्यान नहीं दे पाया था कि आज अभिषेक जी बेंगलोर वाले का लेक्चर है, जो कि अभिषेक जी जन्नती वाले भैया ने थोड़ा सा शायद उन्होंने संदेश तो दिए थे कुछ पूरे वीक के प्लान के, पर मैं डेट मेरे नहीं थी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी सबसे हूँ। अदरवाइज तो मैं जब इतना मानता हूँ कि जब ये आते तो मैं शायद बाकी चीजों से छुट्टी लेता। बट एनीवे, आई लुक इनटू हिज होल ऑफ हिज लेक्चर एंड ब्यूटी दैट ही स्प्रेड्स। बहुत काम के आदमी है, इनको आप पकड़ के रखो, पूरे हिंदुस्तान में घुमाओ। तो ये क्रांतिकारी युवक है, छुपता है सबसे ज्यादा, अपने आप को बताता नहीं क्रांतिकारी। वर्धा में हमने बड़ा इनको रिक्वेस्ट करके बुलवाया। सो इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल फ्यू डेज इन वर्धा। सो कंग्रेचुलेशंस अभिषेक जन्नती वाले भैया की कॉल द अदर अभिषेक। बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। एंड यू नो लाइक वी डूइंग ग्रेट वर्क। कल मैं बताऊंगा कि मैं कल कहाँ पे हूँ। संदेश पहले छोड़ दूंगा, या अभिषेक भैया से, बड़े वाले अभिषेक भैया से बात कर लूंगा। इससे भी मुझे बीच भी कुछ बड़े काम के लिए तो ऐसा निवेदन रहेगा। तो शुरू में उनकी नाराजगी थी, पर मैं उस वक्त गुरु जी के साथ बैठा हुआ था, तो मैं उसकी रिपोर्ट करूंगा। कुछ व्यापक नेटवर्क देश में खड़े हो रहे हैं, और आप मुझे स्पेयर कर पाते बीच में, इसके लिए आपको धन्यवाद। सैल्यूटेशन, जय हिंद, थैंक यू। धन्यवाद संजय जी। राजीव पटवर्धन जी, राजीव पटवर्धन जी, आज आप काफी दिन जी बाद जुड़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जी प्रतिदिन जुड़ता हूँ, कल भी था। और जी कल कल नहीं था, लेकिन जिस दिन वो सरदार जी थे उस दिन था मैं। जी और मेरा अभिषेक जी ने बहुत बहुत जबरदस्त सूचनाएं दी हैं। और लेकिन हमारे इलाके में एक समस्या है अभिषेक जी, कि ये नहरी क्षेत्र है, और यहाँ धान गेहूं के अलावा जब नहर नहीं आई थी तो मुझे बचपन की स्मृतियां हैं कि मड़ुआ और मकई और ये सब जो मोटा अनाज था, बाजरा, ये सब होता था कुछ ऊंची जमीन। तो क्या पानी का जहाँ सुविधा बढ़ जाए वहां भी मिलेट्स हो सकता है या नहीं? ये मुझे ये मेरे ये मेरी जिज्ञासा थी। हाँ, वैसे मुझे एक और सज्जन ने कहा था, मैं विजय कुमार जी को उससे बात भी किया था फोन पे, उस दिन वो व्यस्त थे हैदराबाद में, लेकिन उन्होंने कहा आओगे तो फिर हम साइंटिस्ट वगैरह से बात करेंगे। तो मुझे यही मेरी बहुत दिन से क्यूरियोसिटी थी कि जिस इलाके में नहरी क्षेत्र हो, पानी ज्यादा हो रहा हो, वहाँ मिलेट्स हो सकता है या नहीं, या कौन सा मिलेट्स की प्रजाति कैसे कर सकते हैं, इस पे कुछ आपसे जानकारी, सूचना, ज्ञान चाहिए।
और आज आ, आपने बहुत जबरदस्त बातें कही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर टेक्निकली तो मुझे लगता है नालंगे साहब इस पे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। जनरली किसी भी स्पीशीज का हम लोग ड्राई लैंड और वेटलैंड स्पीशीज की बात करते हैं। तो जो भी वेटलैंड स्पीशीज होती हैं वो और बड़ा अनाज होगा और बड़े पेड़ होंगे। तो डेफिनेटली वेटलैंड वाली जगहों से, जैसे उड़ीसा में बहुत वेटलैंड इलाके हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कई जगह ट्राइबल एरिया से जो वो सीड बैंक्स हैं वहाँ का पानी लाएंगे, वहाँ के मिलेट्स लाएंगे। तो वो थोड़ा फ्लड टॉलरेंट भी होंगे और वो थोड़ा ज्यादा पर केजी फसल भी देंगे। अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट चावल हो रहा है, गेहूं हो रहा है, तो कई बार मुश्किल भी होता है किसी किसान को एक फसल बदलने में। कहते हैं कि मतलब समाज बदलना आसान है लेकिन किसान का फसल बदलना बहुत मुश्किल हो नहीं, जाता है। किसान के नेचर में है कि जब तक वो आपको आजमाते हुए देख न ले और समझ न ले जी और उसको ये समझ में आ जाए कि इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, तभी वो जी क्वेश्चन करेगा। नहीं तो 2-3 साल आपको प्रयोग करके सबको दिखलाना होगा और उसको विश्वास में लेना होगा। जी और जी सर, हमारे एकदम इलाके एकदम। में अभी जसाने साहब जो बोल रहे थे, रायपुर वाले मित्र, तो ये पूरे इलाके को प्रीति साहब भी कर रहे थे, तो लेबर का प्रॉब्लम और ये सब चीजें, अब धान और गेहूं के लिए तो सारी मशीनें आ गई हैं, लेकिन जी मिलेट्स पे और खास तौर से हमारे इलाके में जहाँ करीब करीब 1 फुट पानी लग जाता है धान के खेत, तो वैसे में धान छोड़ दे, ठीक है, कुछ नया प्रयोग किया जाए। तो मिलेट्स के लिए पानी वाले हिस्से में हम काम करें। ऊंचे जमीन पर तो किसान को मालूम है कि जहाँ कुछ नहीं होगा वहां मिलेट्स होगा, लेकिन अब सब इलाके में हमारे यहाँ पहले आहर पैन का सिस्टम था, उसको भी ध्वस्त कर दिया गया, और वो अंग्रेजी राज के जमाने में भी ध्वस्त हुआ। सोन कैनाल बहुत मशहूर है, हमारे इलाके में भी उसी का देखा देखी। जिन इलाकों में जिंदगी बदल सकती है, अब वहाँ के किसान भी केवल धान गेहूं के चक्कर में नहर आंदोलन ये वो कर रहे हैं। तो उस इलाके में ये चीजों की शुरुआत कराई जा सकती है, लेकिन हमारे वो इलाके हमसे 20-25 किलोमीटर दूर हैं। तो पहले हम चाहते थे कि अपने ही गांव समाज में पहले हम इसको, जहाँ धान की फसल लगती है, गेहूं की फसल लगती है, उसमें मिलेट्स उगा के और दिखला दें वो, और विश्वास में किसान को ले लें कि देखो ये इसमें मुनाफा कम नहीं है बल्कि उससे ज्यादा है। क्योंकि गांव कोई ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं, वो देखता है कि हमको फायदा कितना है तभी हम करें। और लेबर क्राइसिस तो हर जगह है, वो तो, जी और ये सब जी सर। समस्या। सर जी तो बस इसमें पटवर्धन एक जी, और चीज जोड़ना चाहूंगा। पटवर्धन जी, राजीव साहब। जी जी बोले। जी हाँ, नमस्ते। सर तो पहले अपने एरिया में जी हम आपको मिलेट भेज देते, हाँ तो गांव गांव में मिलेट कैसे बना के लोगों को खिला दो, अच्छा तो लोग समझेंगे। हमने क्या किया, 10 साल से हमने मिलेट के रेसिपी बनाया गांव में जाके लोगों के सामने, और हाँ उनको मुफ्त में खिला दिया। एक ठीक बार हुआ, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, तो उन लोगों को पसंद आने लगा। हाँ फिर वो लोग बोले कि ये हमको कैसा मिलेगा, तो आपके खेत में लगाओ। और लगाने का तरीका तो हमारे पास 1000 तरीके हैं लगाने के। नहीं, पानी के हमारा डूबे टाइम पानी के पानी, डूबे भी, कितना पानी डूबता है, कितना खेत डूबता है पानी में। मान लीजिए उस पूरा का पूरा गांव पानी में डूब नहीं जाता है। धान की फसल होती है तो 6 इंच 8 इंच 12 इंच पानी लगेगा ना उसमें। 12 इंच लगेगा तो आप 4 फुट का मेड बना सकते खेत में। खेत को बदल सकते आप, करना है तो। वो बात की बात है, पहले आपके गांव में हम आएंगे और आपके गांव के लोगों को ये जो अलग अलग चीजें हैं वो खिलाएंगे, और फिर
उनके मन में होना चाहिए कि मिलेट उगाना। हाँ ये देखो, पानी के लिए कुछ भी अपन कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। 4-5 इंच पानी कोई ये नहीं है। उसमें थोड़ा खेत बदल के थोड़ा 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 स्केल पे करो, ज्यादा मत करो। अभी बहुत सारी मशीनरी आए, खेत में एक बड़ा मेड़ बनाओ और उसमें थोड़ा मेड़ उगाना चालू करो। 10 बाय 10 का भी बनाए तो भी चलता है। बाकी खेत में मत ये करो। मुझे बहुत सारी चीजें हैं खेत में जो सुधार करना है, वो आपको हम दिखाएंगे। पहले कैसा सुधार किया है, क्या किया है, कैसा लगाया है। अगर खेत में पानी है तो घर में लगा दो मिलेट्स, घर के ऊपर भी लगा सकते हैं मिलेट्स आप। वो भी घर के छत पे भी खेती कर सकते हैं हम। बहुत सारे लोग हमारे घर के ऊपर सब्जी उगा रहे हैं, फल उगा रहे हैं, तो मिलेट भी क्यों नहीं उगाए। अगर उस एरिया में आपको दिखाना है, करके दिखाना है, तो लोगों को पहले सिखाना पड़ेगा। जैसे चाय पीना चाय वाले ने सिखाया, जैसा खाने का कुछ अलग है वो उन्होंने सिखाया, वैसा मिलेट का भी प्रचार प्रसार लोगों को अच्छी रेसिपी देके बना के खिलाना पड़ेगा। और बोलना पड़ेगा कि ये इतने इतने पदार्थ इससे बन जाते हैं, इतनी रेसिपी बन जाती है, और ये आप खाओ, टेस्ट करो मुफ्त में। पहले हमने वो नागपुर में 3 दिन का प्रोग्राम किया था ऑल इंडिया का, और हमने सभी स्टूडेंट ने 2 साल पहले पूरी रेसिपी बना के लोगों को मुफ्त में खिलाया था। तो कुटकी हमने आधा किलो कुटकी का आटा 500 रुपए में बेचा था वहां। और ऐसा हाँ हो सकता है। हाँ। चलिए, तब तो ठीक है। अब आपसे तो चर्चा में जी मुलाकात राजीव होगी। सर। जी जी राजीव साहब, जो आप विजय सर से कनेक्टेड है ना ऑलरेडी, एपीसीएनएफ वाले, तो हाँ उनका जो मॉडल है पैडी का, जनरली ना लार्ज स्केल पे पहला आंदोलन मिलेट पे मूव करने का मत करिए। पहला पैडी को केमिकल फ्री करने का कर लीजिए, क्योंकि वहां पे सप्लाई चेन होगा उसका, जो धान है और गेहूं है। तो इसमें जो जी पानी बैठता है खेत में, उसमें जो एपीसीएनएफ का पैडी मॉडल है, उसमें वो लोग स्टिकी ट्रैप यूज करते हैं, मछलियों को यूज करते हैं, एजोला को यूज करते हैं, और एक इंटीग्रेटेड वेटलैंड सिस्टम बनाते हैं जो केमिकल फ्री है, और पहले साल में बराबर से ज्यादा यील्ड भी देता है। उनके पूरा केस स्टडी है। आपकी अगर एक छोटी सी टीम हो, तो वो अगर हैदराबाद से ट्रैवल करना चाहें कुछ खेतों में, कुछ ट्राइबल एरियाज में, और देखना चाहें कि कैसे होता है पूरा सिस्टम, तो वो भी एक ट्रिप फैसिलिटेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मिलेट्स अगर हम उगा भी लें, तो उसको प्रोसेस करना, उसको मार्केट तक ले जाना, ट्रेडर्स बनाना, या हम लोग पे जिम्मेदारी आ जाएगी कि अब 150 टन मिलेट्स हमें बिकवाना है, तो वो पूरा सप्लाई चेन शिफ्ट करना थोड़ा एक बड़ा लॉन्ग टर्म काम है। अगर आप लोगों का भरोसा जीतना चाहते हैं, तो राइस में भी अभी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड दोनों का खर्चा बहुत ज्यादा है, और धीरे धीरे इन पे इन्फेस्टेशंस भी ज्यादा आएंगे। जो दूसरा चीज आपके साथ बहुत प्रो हो सकता है क्लाइमेट चेंज के साथ, वो है कि अभी तूफान बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये पूरा महीना भी हवा का है। तो जो साइक्लोनिक कंडीशंस हैं, उसमें आंध्रा का जो एपीसीएनएफ का धान है, वो गिरने के बाद वापस खड़ा हो जाता है, जिसमें क्या बोलते हैं, घन जीवामृत के थ्रू ये सब उगाया जाता है। और जो अपना जीएम वाला राइस है, जो यूरिया और फर्टिलाइजर के थ्रू होता है, वो एक बार लेट जाए तो वो लेटा ही रहता है। तो वो ऑस्ट्रेलिया की एक पसंद आता है यूनिवर्सिटी तो ने एक उसका। वीडियो है, मैं सेंड शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जिसमें अच्छा कि उनका ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ने स्टडी किया कि ये धान जो जीएम वाला है, और जो ये हमारा एपीसीएनएफ मॉडल वाला है, तो माइक्रोस्कोप से जब देखा गया उसके धान के डंडे डंठल के अंदर, तो देखा कि जो जीएम वाला है वो जल्दी उगता है और फास्ट उगता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर बड़ी बड़ी फट्टियां टाइप की हैं मॉलिक्यूल्स में। और जो हमारा देसी वाला है उसके अंदर पत्थर की तरह स्ट्रक्चर्स हैं। तो सेल वॉल्स इंटैक्ट होने की वजह से वो, अगर बाकी लोग का
गिरेगा और तो उठेगा नहीं, आपका धान उठेगा। आपके धान को बनाने के लिए जो एक 10 से 15 हजार के केमिकल और दवाइयां खरीदनी होती हैं, वो नहीं डालने होंगे, तो भी 300 किसान आपके साथ आराम से जुड़ सकते हैं। तो कृष्णा राव सर हैं जो नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन लीड कर रहे हैं पीसीएनएफ के लिए। तो अगर आप चाहें हैदराबाद। तो प्रोग्राम है जिसमें 2 किसान आपके साथ 3 साल के लिए आके साल में 200 से 250 दिन विजिट करके आपको ट्रेन कर सकते हैं, ताकि आपके खुद के चैंपियन फार्मर्स आ जाएं। और ये टेक्निक आंध्रा से यूपी आएगी तो थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइजेशन जरूर होगा उसका। तो हाँ हाँ। उसमें भी वो लोग क्षमा मांगते हैं कि पहले साल की जगह हमें 1-2 साल का बफर दीजिए इसको चलाने के लिए ना, रनिंग में लाने के लिए। तो सर ये है इसका मोटा मोटा, आप चाहें तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप खुद ही जुड़े हुए हैं सर, विजय सर वो तो लीड अभिषेक करते हैं जी, पूरे मिशन को। जी अभिषेक जी, जी जी सर। बंगलोर वाले अभिषेक जी, आप अपना नंबर बोल दीजिए या चैट बॉक्स में डाल दीजिए। जी जी मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है सर, मैं फिर से डाल देता हूँ एक बार। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप नोट भी कर सकते हैं। 9986942939। 9986 429 8 942939। 942939। जी, मैं फिर से एक बार ठीक है रिपीट सर। कर रहा हूँ। 99869986942939। आखिरी प्रश्न अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि समय खत्म हो चुका है। आखिरी प्रश्न। जी, अभी श्री अभिषेक भाई ने जो बताया कि उसमें हम पहले जैविक खेती का प्रयोग करें, ये भी ठीक है। और बाकी अब छोटे छोटे शहरों में भी जो धनाढ्य परिवार हैं वो चाहते हैं कि हमें जैविक खेती के द्वारा तैयार किया हुआ अनाज मिले, हमें मिलेट्स मिले। आज भी हमारी कई लोगों से चर्चाएं हुई। तो अगर हम किसानों की प्रॉपर कोचिंग मतलब ट्रेनिंग कराकर मिलेट्स और जैविक खेती वाला अनाज मार्केट में लाएंगे तो वो महंगा भी बिकेगा और उसके रेट भी किसानों को मिलेंगे। तो अब लोग चूंकि तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, बीपी, शुगर, कैंसर जैसी जो महामारी जो आ रही है, हर घर घर में पहुंच रही हैं, तो मिलेट्स और जैविक खेती के माध्यम से ही इनसे छुटकारा मिलेगा। और हमने काफी विद्वानों को अभिषेक जी के साथ साथ सुना मैंने। आवश्यकता है आज इन सब चीजों की। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अंत में मैं हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, किसी एक से कहूंगा कि धन्यवाद। मैं काफी क्वालिफाइड हूँ अभिषेक को आशीर्वाद और थैंक्स देने के लिए। नहीं नहीं, इतना होनहार बालक, इतना होनहार युवक, ये हमारा नेता है और हमसे भी ज्यादा ज्ञाता है। अभिषेक भाई ने जी, बात की कि सबके सामने लेके आए। तो थैंक्स टू बोथ अभिषेक एंड थैंक्स टू एवरीवन कि आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए, आपने सुना। और अभिषेक जी को दोनों को, और खासकर जो आज मुख्य वक्ता है उनकी बोलना है, तो उनको पकड़ के रखिए, अपने अपने क्षेत्रों में बुलाइए, क्योंकि ये हिचकते हैं। ये तो बड़े वाले अभिषेक जी का वो है, इनकी चालाकी कि इनको पूरा बुलवा लिया। नहीं, ये बिल्कुल 1 घंटा बोलते ही नहीं है, तो कहते हैं शॉर्ट में बोल लेते हैं, जिसको समझना है समझ लो। ज्यादा अपना प्रचार प्रसार करते नहीं है, ये इनका गुण है। तो आज आपने इतना बुलवाया तो आपको धन्यवाद, इन्होंने इतना बोला तो इनको धन्यवाद। और ये इतना मधुर बोलते हैं कि ये मुझे तो, मैं तो कंफ्यूज कर जाता हूँ कि ये कविता कह रहे हैं कि गद्य कह रहे हैं कि पद्य कह रहे हैं। तो बहुत इनकी मधुर वाणी, मधुर वर्णन और कंटिन्यूअस अटेंशन जोड़ के रखते हैं। अभिषेक बेंगलोर भैया, बहुत बहुत थैंक्स फॉर बीइंग व्हाट यू आर। लुक फॉरवर्ड टू सी यू इन वर्धा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। ओवर टू द होस्ट सर जी। आप सभी को धन्यवाद। कल का जो हमारा विषय मिलेट का ही आगे का वो है, मिलेट चिकित्सा, उसका तीसरा भाग, जिसको प्रस्तुत करेंगे हमारे श्री चतुर्वेदी जी और प्रशांत चतुर्वेदी जी और
साथ ही साथ मिलेट्स के जो फायदे हैं और उससे जो चिकित्सा होती है उसके बारे में बताएंगे। तो हाँ कल मिलते हैं सब। हाँ अभिषेक भैया, 1 मिनट बस, मैं खत्म करने के पहले कहूंगा कि एक तो हमें, क्योंकि मैं तो गांव क्षेत्र में हूँ, कल भी आपको थोड़ा जल्दी फोन करके डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी को याद दिलाना पड़ेगा। और सबके लिए इसमें खुशी की खबर मिक्स है, क्योंकि एक बहुत बड़ा और बढ़िया थेरेपी सेंटर खोला गया है कुछ दीदी और भाई लोग ने मिलके, और वो ग्रेटर नोएडा में है इस वक्त। सिग्मा A1 आई थिंक, मुझे सही से याद है, कहेंगे तो मैं एड्रेस दे दूंगा आपको। जिसमें वो, उनका हाथ में जादू है, कमर और बदन का दूर दूर करते हैं, और बहुत सारी बाकी तो चिकित्सा में कितना ज्ञान है आप मुझसे अच्छा समझ रहे हैं। तो वो एक केंद्र अब उपलब्ध रहेगा, जिसमें वो महीना में 15-20 दिन सेवा देंगे, ऐसा सुनिश्चित किया है। तो ये आपकी नॉलेज के लिए रहा है, और ऑल ऑफ यू विल बी वेलकम देयर। बहुत अच्छा, ग्रेटर नोएडा सिग्मा 1A का कर नंबर 324 कुछ, वो डिटेल्स शेयर करें, वो कोई बड़ी बात नहीं। तो उनको एक बार बस, मैं चूंकि उनकी बहुत व्यस्तता रहती है, काफी पेशेंट्स आते हैं, तो एक बार कृपया 6-6:30 बजे फोन करके याद दिलाना पड़ेगा। दी मैं नेटवर्क में रहा तो मैं याद दिला दूंगा, नहीं तो भाई साहब आपको ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। बस एक और मैं बात बोलना चाहूंगा कि होता क्या है कि ये मीटिंगें ज़्यादा लंबी चल जाती हैं, तो अभी पिछले कुछ दिनों से ये तय किया गया है कि केवल 10 बजे तक ही इसको चलाया जाए और जमीन पे ज़्यादा काम किया जाए। तो कल से और आगे से भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम बातें हों और कम बातों में ज़्यादा चर्चा हो जाए। तो कल तो मिलते हैं अभिषेक 8:15 बजे। धन्यवाद। बहुत अभिषेक बढ़िया, सर, बहुत एक बढ़िया। हेलो। हाँ जी। जी। वो नोएडा वाला सेंटर जो है, उसका एड्रेस थोड़ा शेयर करवा दीजिएगा ग्रुप में। अच्छा, कल कल की मीटिंग में मैं पूरा कल कंफर्म कल करके आपको मिल एड्रेस जाएगा, दूंगा। कल जब मीटिंग होगी तो उसमें सारी चीजें बता देंगे। हाँ हाँ, डॉक्टर ठीक है, साहब ठीक स्वयं बता देंगे, जी आप एक प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं, और मैं भी रहूंगा तो मैं भी शेयर कर दूंगा। थैंक यू थैंक बहुत यू। बहुत। जी जी, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू।